हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सीए अस्करन हियर। कैसे आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छा होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कराने जा रहा हूँ। क्या कराने जा रहा हूँ? चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे आप शॉर्ट में बीआरएस भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। क्या है? बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। अगर आप इसे लॉजिक के साथ करते हैं, ये चैप्टर आपके लिए वेरी वेरी सिंपल होगा। बट अगर आप इसे लॉजिक से नहीं करते हैं तो ये आपके लिए टफ चैप्टर माना जाएगा और आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं गलती हो गई। तो आपको जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा उस पर प्लीज फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो लॉजिकल बताऊंगा। आपको मगअप करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? जो भी आपने पहले अगर कहीं पढ़ रखा है, जो अगर आपने कोई मगअप कर रखा है, प्लीज वो सब बातें भूल जाइए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लॉजिकल है और मैं एक एक लॉजिक आपको बताऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एट द एंड जो भी मेरा कॉन्सेप्ट का क्लासेस होगा उसके बाद आप देखेंगे कि आप कितना इजी इस चैप्टर का क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे। और चाहे वो कितना ही टफ क्वेश्चन क्यों नहीं हो, आप उसे आसानी से ही सोल्व करेंगे। ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड की। सर, ये एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? जनरली ये एग्जाम में, जनरली बात कर रहा हूँ, मिनिमम जो एग्जाम में आता है वो 4 मार्क्स का। ठीक है? मिनिमम जो आता है कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स। और मैक्सिमम जो आता है वो मैक्सिमम आता है 10। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉन्सेप्ट से 4 मार्क्स का आता है और कौन से कॉन्सेप्ट से 10 मार्क्स। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा कि मैं बहुत ही ज्यादा डिटेल में कराने जा रहा हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट्स का। हम लोग को कॉन्सेप्ट्स क्या पढ़ना है यहाँ पे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, मैं पहले बात करता हूँ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है ना? प्रैक्टिकली क्या क्या यहाँ पे पढ़ना है, और जो भी थ्योरेटिकल होगा तो हम स्टडी मटेरियल से उसको रीड आउट कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आने वाला है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ भी सकता है तो मैक्स टू मैक्स 2 मार्क्स में ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाएगा, लेकिन वो भी थ्योरेटिकल नहीं होगा, वो भी प्रैक्टिकल व्यू से ही होगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? बीआरएस मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विदाउट प्रिपरेशन, ऑफ adjusted cash book, dot preparation of adjusted। ये जनरली जो पूछा जाता है वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है? दूसरा दूसरा आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है कि आपके क्वेश्चन में कैशबुक और पासबुक दोनों दिया होगा। ठीक? आपके क्वेश्चन में कैशबुक और पासबुक दोनों बना कर दिया होगा, और या तो वो दोनों सिमिलर मंथ में होगा, मतलब कैशबुक और पासबुक दोनों सेम मंथ में होगा, या फिर दोनों डिफरेंस मंथ में होगा। तो फिर आप बीआरएस कैसे बनाएंगे? बीआरएस कैसे बनाएंगे किस केस में? केस 1, पहला क्या है? इफ बोथ कैशबुक एंड पासबुक, if both passbook and passbook are given in question, क्वेश्चन में कैशबुक और पासबुक गिवन है, एंड both books are and both books are in same month। दोनों जो बुक बना हुआ है वो कौन से मंथ का है? सेम मंथ। लेट से मान लेते हैं कि कैशबुक अगर बना है मंथ ऑफ मार्च 2023, मार्च 2023, मेरा पासबुक भी जो बना होगा, है ना, वो भी मेरा मार्च 2023 होगा। होप सो आपको क्लियर होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। ये जनरली ये भी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, जनरली ये भी 4 मार्क्स में, मार्क्स में पूछे जाते हैं, यहाँ से भी 4 मार्क्स में। तो ये मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम इससे ज्यादा 10 मार्क्स तक हो सकते हैं। ठीक है ना? डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन का लेंथ क्या है। बी, इसी में दिया हुआ है क्या? इफ बोथ कैशबुक
and passbook are given in क्वेश्चन। कैश बुक और पासबुक दोनों क्वेश्चन दिया हुआ एंड जो दोनों बुक है बोथ बुक्स आर इन डिफरेंट मंथ। जो दोनों बुक्स दिया हुआ है वो डिफरेंट मंथ्स में दिया हुआ है। लेट्स से एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कैश बुक अगर मेरा दिया हुआ है मार्च मंथ में, मार्च 2023 में, हो सकता है कि पासबुक जो दिया हो वो अप्रैल 2023 में दिया है। यहाँ पे डिफरेंट मंथ है, यहाँ पे सेम मंथ है। क्लियर? यहाँ पे से भी जो क्वेश्चन आते हैं मिनिमम 4 मार्क्स के। ठीक, लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो जनरली एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, कि बीआरएस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर preparing adjusted कैश बुक। मतलब यहाँ पे पहले आपको कैश बुक बनाना पड़ेगा, कैश बुक को एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब कैश बुक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप बीआरएस बनाइए। ये जनरली प्रैक्टिकल में यही 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, 4 कॉन्सेप्ट आते हैं जहाँ पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो मिनिमम 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये आपका कॉन्सेप्ट था जो आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करते हैं बीआरएस का मतलब क्या होता है। मतलब बीआरएस सबसे पहले नीड, बीआरएस की नीड कब होती है, क्यों बनाते हैं बीआरएस हम क्यों बनाते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं समझाऊं, है ना, सिंपल एग्जांपल से लेकर के समझाऊं तो आपको समझ में आएगा कि हम बीआरएस क्यों बनाते हैं। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं ये एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड है। ठीक, इसका एक अकाउंटेंट है, जिसका नाम है मिस्टर राज। आपको पता है कंपनी का जो अकाउंटेंट है कंपनी के लिए क्या मेंटेन करेगी, कैश बुक मेंटेन करेगी। ठीक है, क्या मेंटेन करेगी, कैश बुक। और कंपनी का कहीं ना कहीं तो बैंक होगा, बैंक अकाउंट ओपन होगा। ठीक है ना, तो लेट से मान लेते हैं कंपनी का जो बैंक अकाउंट ओपन है वो एक्सिस बैंक में ओपन है। ठीक, तो कंपनी के बिहाफ पे एक्सिस बैंक कंपनी के लिए पासबुक मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है, पासबुक मेंटेन करती है। तो लेट से जो मिस्टर राज जो उसका अकाउंटेंट है, कंपनी का जब कैश बुक मेंटेन कर रही थी तो उसको या तो ईयर एंड में या फिर बोल सकते हैं मंथ एंड में, मंथ एंड में या फिर वीक एंड में या फिर क्वार्टरली एंड में। क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स के बाद, मतलब क्वार्टर किसको बोलते हैं, 3 मंथ्स के बाद, है ना। तो क्वार्टरली एंड में मतलब जैसे जितनी बड़ी कंपनी, जैसे को कंपनी जितनी बड़ी होगी उतना पहले, मतलब उतना जल्दी वो कैश बुक बनाएगा, कैश बुक मेंटेन करेगा। जैसे बहुत बड़ी कंपनी है तो हो सकता है वो वीकली कैश बुक मेंटेन करे, ठीक है ना, मंथली कैश बुक मेंटेन करे, डिपेंड करता है उस कंपनी के ट्रांजेक्शन्स पे। तो मान लेते हैं कि ईयर एंड में या फिर ईयर के मंथ के एंड में कैश बुक का जो बैलेंस है वो 10,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है। ठीक, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, मैं अभी बताता हूँ। ठीक, एंड जो कंपनी के बिहाफ पे बैंक जो पासबुक मेंटेन करी है उसमें भी 10,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। इस केस में देखो यहाँ पे भी 10,000 डेबिट बैलेंस आ रहा है और यहाँ पे भी 10,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। ठीक, इस केस में मुझे बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, अब देखो 10,000 कैश बुक में 10,000 डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि कैश बुक में 10,000 का फेवरेबल बैलेंस, मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है। जो आप कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं वहां पे जो बैंक कॉलम है ना, उस बैंक कॉलम में 10,000 का बैलेंस फेवरेबल है, मतलब आपके अकाउंट में है। और जो पासबुक मेंटेन किया जा रहा है इसके द्वारा, बैंक के द्वारा, वहां पे भी बैंक अकाउंट में, है ना, 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है, कि मतलब कि वहां पे भी 10,000 का फेवरेबल बैलेंस है। देखो क्रेडिट का मतलब भी फेवरेबल होता है और डेबिट का मतलब यहाँ पे भी फेवरेबल होता है। मतलब कैशबुक में डेबिट का मतलब फेवरेबल और पासबुक में क्रेडिट का मतलब फेवरेबल। इस केस में अगर
इस केस में आपको बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं होगी। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, लेट से एग्जांपल नंबर, कैशबुक के अकॉर्डिंग 10,000 का डेबिट बैलेंस है और पासबुक के अकॉर्डिंग 7,000 का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक, ये क्रेडिट है और ये डेबिट, मतलब ये दोनों फेवरेबल है। ठीक, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट देखो ये अमाउंट में डिफरेंस आ गया। अमाउंट में जब डिफरेंस आ गया तो इस सिचुएशन में कंपनी के अकाउंटेंट को या कंपनी का जो सीईओ होगा उसको बीआरएस बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लेते हैं। कैशबुक के अकॉर्डिंग 10,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है और पासबुक के अकॉर्डिंग 10,000 का डेबिट बैलेंस, मतलब दोनों में डेबिट आ रहा है। देखो तो यहाँ तो डेबिट है तो फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ डेबिट का मतलब होता है अनफेवरेबल बैलेंस। क्या होता है? अनफेवरेबल। मतलब अनफेवरेबल का मतलब होता है आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है। ठीक है, प्लीज देख लो, है ना। आपके बैलेंस मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है का मतलब क्या हुआ कि आपके अकाउंट में जो बैलेंस है वो निगेटिव है। अनफेवरेबल का मतलब 10,000 का बैलेंस क्या है? निगेटिव में है सर। तो पासबुक के अकॉर्डिंग 10,000 का बैलेंस निगेटिव का क्या मतलब है? क्या मैं मान लेते मेरे पास एक एसबीआई में एक अकाउंट है, मैं एक पर्सन हूँ और मेरा एक एसबीआई में सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए मेरा वहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, क्या सर मैं यहाँ पे 1,10,000 विड्रॉ कर सकता हूँ? नहीं, आप यहाँ सेविंग अकाउंट से 1,10,000 विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी कंपनी का करेंट अकाउंट है, किसी बैंक में किसी कंपनी का करेंट अकाउंट है, ठीक, और उसके अकाउंट में 1 लाख का है, 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस, और उसका लिमिट था वो था 1,50,000। मान लेते हैं लेट से उसका जो सीसी लिमिट है कितना है? 1,50,000। तो क्या यहाँ पे जो कंपनी है, जो एबीसी लिमिटेड जो कंपनी थी, क्या वो यहाँ पे 1,10,000 विड्रॉ कर सकती है? तो हाँ, 1,10,000 विड्रॉ कर सकते। देख लो अकाउंट में कितना बैलेंस था? 1 लाख। विड्रॉ कितना कर रहा है? 1,10,000। तो यहाँ पे जो 10,000 जो एक्स्ट्रा विड्रॉ किया, इस 10,000 को हम लोग अकाउंट के लैंग्वेज में बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? पासबुक के अकॉर्डिंग ये अनफेवरेबल बैलेंस। होप सो आप लोग समझ गए। तो अगर कैशबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल आ रहा है और पासबुक के अकॉर्डिंग अनफेवरेबल आ रहा है, इस केस में भी मुझे बीआरएस बनाना पड़ जाएगा। होप सो आप लोग को क्लियर हो। ठीक है, ये तीनों एग्जांपल आप देख लीजिए। पहला एग्जांपल में डेबिट और क्रेडिट था 10,000, तो बीआरएस बनाने की जरूरत नहीं था। ठीक है, दूसरा एग्जांपल में कैशबुक 10,000 डेबिट था, पासबुक 7,000 से क्रेडिट था, तो बीआरएस बनाने की नीड थी क्योंकि अमाउंट में डिफरेंस था। तीसरा, कैशबुक 10,000 है और पासबुक भी 10,000, लेकिन यहाँ पे डेबिट बैलेंस है और यहाँ पे भी डेबिट है, मतलब ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, इसलिए हमको यहाँ पे बीआरएस बनाने की नीड हो जाएगी। ठीक, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर, लेट से कैशबुक के अकॉर्डिंग, है ना, 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है और पासबुक के अकॉर्डिंग 10,000 का डेबिट बैलेंस। बताइए प्लीज, कमेंट में बताइए आप लोग के क्या ये बीआरएस बनाने की नीड है? प्लीज फास्ट, क्या बीआरएस बनाने की नीड है? यहाँ पे 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है और यहाँ पे 10,000 का डेबिट बैलेंस है। देखो बीआरएस सॉरी कैशबुक के अकॉर्डिंग 10,000 का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल बैलेंस। और मैंने आपको बताया था पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? अनफेवरेबल बैलेंस। तो होप सो आप लोग आप समझ गए होंगे सर यहाँ पे भी बीआरएस बनाने की नीड नहीं है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि कौन कौन से सिचुएशंस में बीआरएस बनाने की नीड, होप सो क्लियर होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं कैशबुक के बारे में। कैशबुक के बारे में क्लियर। होप सो आप लोग कैशबुक पढ़ रखे होंगे, अगर नहीं पढ़ रखे हैं मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरा एक चैप्टर है, हम लोग को एक चैप्टर पढ़ना है कैशबुक, वहां पे मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, तो प्लीज पहले उस चैप्टर को फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं भी फोकस करते तो आपको इतना रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ इस चैप्टर को कैशबुक को जानने के लिए, लेकिन जितना जानना है यहाँ पे मैं उतना आपको बता दूंगा। ठीक है, जनरली हम लोग कैशबुक जो बनाते हैं वो 3 टाइप से बनाते हैं। कितने टाइप से बनाते हैं?
थ्री टाइप्स है, एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में जब हम बनाते हैं तो जो फॉर्मेट बनाते हैं ना उसमें एक अकाउंट कॉलम होता है, एक क्या होता है अमाउंट कॉलम होता है। उस अमाउंट कॉलम में सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में सिर्फ कैश कॉलम आता है। क्लियर। डबल कॉलम कैश बुक तीन तरीके से बनता है, ठीक। जो यहाँ पे भी जो अमाउंट कॉलम होता है, प्लीज मैं अभी फॉर्मेट बता रहा हूँ कि अमाउंट कॉलम कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जो अमाउंट कॉलम होते हैं तो डबल कॉलम कैश बुक के केस में या तो बैंक के साथ कैश होगा, है ना, या फिर कैश के साथ, उल्टा भी बोल सकते हैं, कैश के साथ बैंक होगा। एक तो ये आ सकता है। दूसरा अमाउंट कॉलम में केस, दूसरे केस में क्या आ सकता है अमाउंट कॉलम में, कैश के साथ डिस्काउंट, कैश के साथ क्या आ सकता है डिस्काउंट। तीसरा केस में अमाउंट कॉलम में क्या आ सकता है, बैंक के साथ डिस्काउंट आ सकता है, क्या आ सकता है बैंक के साथ डिस्काउंट आ सकता है। और ट्रिपल कॉलम केस में, ट्रिपल कॉलम केस में अमाउंट कॉलम में क्या आएगा, तो अमाउंट कॉलम में तीन कॉलम आते हैं क्योंकि नाम ही क्या है ट्रिपल। देखो यहाँ नाम क्या था सिंगल, सिर्फ एक अकाउंट आ रहा था, यहाँ पे डबल है तो देखो सब में डबल डबल आ रहा है, यहाँ पे ट्रिपल है तो सब में क्या आ गया ट्रिपल, सब में मतलब यहाँ पे एक ही बनता है। इसमें लिखा जाता है कैश बैंक एंड। इस टाइप से हम लोग कैश बुक बनाते थे, ठीक है। हम लोग इस टाइप से क्या बनाते थे, कैश बुक बनाते थे, जिसमें सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश आता था, डबल कॉलम में ये तीन तरीके का आता था और ट्रिपल कॉलम में ये एक तरीके का आता था। तो आप देख रहे हैं ना जहां जहां पे, जैसे इसमें बैंक है, ठीक, इसमें बैंक है और इसमें बैंक है, तो ये तीनों जो कैश बुक का ये तीनों पार्ट है, इस पार्ट का हम यूज कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, इस पार्ट का यूज कर सकते हैं पीआरएस बनाने के लिए, ठीक। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसी पार्ट को कंसीडर करके मैं आपको बीआरएस प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ, ठीक। आपका यूज यहाँ पे कुछ भी नहीं, इस चीज का यूज कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाना चाहता हूँ, लॉजिकली सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको इसका थोड़ा यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज करेंगे ताकि आपको कोई भी चीज मगअप करने की रिक्वायरमेंट ना। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत फॉर्मेट की कि कैश बुक का फॉर्मेट क्या है ना, फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। कैश बुक का क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैश, सॉरी डेट, सबसे पहले क्या लिखते हैं डेट, फिर पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो और अमाउंट। यही अमाउंट कॉलम की बात कर रहा था। जो अमाउंट कॉलम है ना, तो डबल कॉलम यहाँ पे हम जो फॉर्मेट बना रहे हैं कैश बुक का, वो है डबल कॉलम कैश बुक के साथ क्या, कैश प्लस बैंक, कैश प्लस बैंक, ठीक है। तो ये आपका डेबिट साइड हुआ। फिर यहाँ पे अमाउंट कॉलम में क्या लिखेंगे, कैश और बैंक, मैंने ऊपर लिखा था इसी टाइप से। तो ये डबल कॉलम कैश बुक है, कैश के साथ बैंक। फिर यहाँ पे फिर से डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो और अमाउंट। अमाउंट कॉलम में क्या लिखेंगे, कैश और बैंक। होप सो आप लोग को क्लियर हो। अब बात करते हैं कि सर यहाँ पे ये जो आता है, ये पार्ट जो लाइन का इधर पार्ट का है, इस पार्ट में डेबिट आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं और इस पार्ट में क्रेडिट आइटम को रिकॉर्ड करते हैं। तो डेबिट का मतलब क्या, तो यहाँ पे डेबिट आप उस चीज को करेंगे जो कैश में इन, मतलब कि कंपनी में कैश का इनफ्लो हुआ है, कंपनी में क्या हुआ है, कंपनी में जिसका बिजनेस कर रहे हैं, जिसका अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, उसके कैश में, उस कंपनी में कैश का इनफ्लो हुआ। इनफ्लो मतलब कैश या तो आया है या फिर चेक से या बैंक में डायरेक्टली इनफ्लो हुआ है, ठीक। उस केस में या तो कैश कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे या फिर बैंक कॉलम में। अगर चेक से आया है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, अगर कैश से आया तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। लेकिन दोनों अलग अलग लिखेंगे, अगर कैश से आया तो सिर्फ कैश कॉलम में लिखेंगे, बैंक कॉलम में नहीं लिखेंगे। अगर चेक से आया तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, कैश कॉलम में नहीं लिखेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ कैश का इनफ्लो का, ठीक, कैश के इनफ्लो का। जैसे आपने अगर कैश सेल्स किया होगा, कंपनी ने अगर कैश सेल्स किया होगा तो मेरे पास पैसा आया होगा। प्लीज देखो, कैश सेल्स करेंगे तो कंपनी क्या करेगी, गुड्स देगी और सामने वाला पैसा कैश में देगा। तो लेट से कैश सेल 10,000 किया तो यहाँ पे 10,000 कैश में आया, ना कि बैंक में आया। क्लियर, होप सो क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कैश का, ठीक है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, डेटर से कैश कलेक्ट किया कितना, 50,000। फिर यहाँ पे भी कैश कॉलम में आएगा, ना कि बैंक कॉलम।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि बैंक कॉलम में क्या लिखेंगे। अगर चेक से आता है, ठीक, चेक से इनफ्लो होता है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे, ना कि कैश कॉलम। जैसे एग्जांपल, चेक कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, डेटर से एक चेक कलेक्ट किया, ठीक। फिर इस सिचुएशन में हम लोग कैश कॉलम में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, बैंक कॉलम में लिखेंगे। सिंपल वर्ड में आपको याद रखना है कि चेक से अगर कहीं कलेक्शन हो रहा है, मतलब चेक से पैसा कंपनी में आ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, सॉरी क्रेडिट बोल रहा हूँ, डेबिट करेंगे बट बैंक कॉलम में। और कैश से अगर पैसा आ रहा है तो उसको कैश कॉलम में डेबिट करेंगे। होप सो आप लोग को क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट में अगर कंपनी क्या कर रही है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है। कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो। कैश का आउटफ्लो का मतलब होता है ना, कैश का आउटफ्लो मतलब कैश कंपनी से जा रही है, ठीक। या फिर चेक से आउटफ्लो हो रहा है, चेक से आउटफ्लो हो रहा है का मतलब कंपनी से चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू कुछ ना कुछ जा रही है। तो इस सिचुएशन में कंपनी का अकाउंटेंट जो है उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, कैश का आउटफ्लो कैसे होगा, सिंपल एग्जाम्पल, आप कैश परचेज लिख दो ना, कैश परचेज, कैश का आउटफ्लो हुआ तो आप किस कॉलम में लिखेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे, ना कि बैंक कॉलम में, ठीक। इसी टाइप से चेक से आउटफ्लो कैसे होगा, सिंपल है ना, आपने बैंक से इनकम टैक्स पे किया, पे टैक्सेस थ्रू बैंक, पे टैक्सेस थ्रू बैंक, कोई भी टैक्स आपने पे किया, जैसे जीएसटी पे किया, कुछ भी, पे टैक्सेस थ्रू बैंक। आपने अगर बैंक से टैक्सेस पे किया है तो आप बैंक कॉलम में लिखे, ना कि कैश कॉलम। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैश बुक में क्या आता है। तो सिंपल वर्ड में फिर से समझा देना चाह रहा हूँ, कैश बुक के डेबिट में अगर कंपनी के पास कैश में पैसा आ रहा हो या चेक से पैसा आ रहा हो, तो अगर कैश से आ रहा हो तो कैश कॉलम में करेगा डेबिट, और चेक से पैसा आ रहा हो तो बैंक कॉलम में डेबिट करेगा, ठीक। अगर कंपनी से पैसा जा रहा हो, कैश में पैसा जा रहा हो तो कैश कॉलम में डेबिट क्रेडिट करेगा, और चेक से पैसा जा रहा हो तो बैंक कॉलम में क्रेडिट करेगा, ठीक। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बैंक पासबुक का, ठीक है। बात करते हैं पासबुक का। आप लोग को भी पासबुक होगा, है ना। प्लीज अगर आपके पास पासबुक है, अगर आप लोगों के पास अकाउंट है तो पासबुक होगा ही, है ना। प्लीज, आपने अगर आप पासबुक देखा होगा तो उसमें देखा होगा कितने, इसका अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो उसमें जनरली जो कॉलम होते हैं, जनरली कॉलम होते हैं, वो कितने कॉलम होते हैं, वो कॉलम होते हैं 5। एक तो डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, एक डेबिट बैलेंस, एक क्रेडिट बैलेंस, एक बैलेंस अमाउंट, है ना, एक बैलेंस। अब यहाँ पे डेबिट का मतलब क्या और यहाँ पे क्रेडिट का मतलब क्या, देखो ऊपर मैंने डेबिट का मतलब, कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या लिखा था, कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है कि अगर कैश या चेक से पैसा आ रहा है तो वो डेबिट करेगा, और कैश या चेक से पैसा जा रहा है तो वो क्रेडिट करेगा। बट यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या है कि अगर अगर डेबिट का मतलब पहले बताता हूँ, अगर कंपनी बैंक से कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर रही है, अगर कंपनी बैंक से कोई अमाउंट विड्रॉ कर रही है, ठीक है, या फिर कंपनी के बिहाफ में बैंक के द्वारा किसी चीज का पेमेंट किया जा रहा है, जैसे क्रेडिटर को पेमेंट कर दे, है ना, या इनकम टैक्स का पेमेंट कर दे, बिल का पेमेंट कर दे, कोई भी चीज, मतलब कंपनी के बिहाफ पे बैंक कोई पेमेंट कर रहा है या फिर कंपनी बैंक से कोई अमाउंट विड्रॉ कर रही है तो उसको वो डेबिट करेगा, ठीक। और क्रेडिट क्या करेगा क्रेडिट क्या करेगा, अगर कंपनी अगर कंपनी कंपनी अपने बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है, कोई अमाउंट डिपॉजिटेड कर रहा है, या फिर कोई क्लाइंट, कंपनी का जो कोई क्लाइंट है या फिर कोई पर्सन है जिसने डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में या फिर डायरेक्टली कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया हो, या कंपनी ने खुद पैसा जमा किया हो, इस केस में कंपनी का जो बैंक है वो कंपनी के बिहाफ में उस अमाउंट को क्या करेगा, डेबिटेड करेगा। होप सो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बट मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज फ्रीली आस्क ऑन कमेंट सेक्शन, आप फ्रीली पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ऊपर और नीचे एक कॉन्सेप्ट देखा कि सर कैशबुक का डेबिट बैलेंस इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। अब देखो वहां पे, देखो कैशबुक का डेबिट बैलेंस इक्वल टू पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। कैसे हुआ पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, तो देखो इक्वल कैसे हो रहा है, अब जब कैशबुक में कोई भी पैसा आ रहा है चेक से तो उसको आप डेबिट करते हैं,
और यहाँ पे कोई भी पैसा आ रहा है, चाहे वो कैश में आ रहा है चाहे चेक से आ रहा है, तो वो उसको क्या करता है, क्रेडिट करता है। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, प्लीज आपको ये याद रखना है। उसी टाइप से कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस इक्वल टू पासबुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का डेबिट बैलेंस। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या बोला कि कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस इक्वल टू पासबुक का डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो कैशबुक और क्रेडिट में हम लोग क्या करते थे, कैशबुक और क्रेडिट में जो पैसा बैंक से जा रहा था तो हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। तो यहाँ पे भी तो देखो ना, विड्रॉ हो रहा है या बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक से पेमेंट किया जा रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है। ठीक है, तो प्लीज होप सो आप लोगों को समझ में आ गया, और अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो अब मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जिसको आपको 100% क्लियर हो जाएगा। प्लीज मैं आप क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लीज फोकस कीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे पहले बात करते हैं कि 1/4/2023 के में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस इन बैंक, ओपनिंग बैलेंस इन बैंक था 1 लाख रुपया, क्या था, 1 लाख। फिर 2 तारीख को कंपनी ने क्या किया, एक कैश डिपॉजिट किया, क्या किया, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट किया कितना, 10,000। ठीक, 3 तारीख को कंपनी ने क्या किया, एक चेक कलेक्ट किया, चेक कलेक्टेड फ्रॉम राम ₹6,000, 6,000 का एक चेक कलेक्ट किया, बट जो कंपनी का जो अकाउंटेंट था उसने उस चेक को बैंक में सेंड नहीं किया, बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब कंपनी ने एक चेक तो रिसीव किया, ठीक है ना, 6,000 का आराम से, बट उसको कलेक्शन के लिए बैंक में नहीं भेजा। 4/4/23 को कंपनी ने क्या किया, रेंट पेड किया चेक से, रेंट पेड बाई चेक ₹1,000। ठीक, 5/5 को कंपनी ने क्या किया, इशू आ चेक टू सोहन ₹15,000, इशू अ चेक टू सोहन ₹15,000, बट नॉट presented into बैंक, नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक बाई सोहन। सोहन ने उस चेक को बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया, उस चेक को पैसा लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 6/5 को कंपनी ने क्या किया, अमाउंट विड्रॉ किया, अमाउंट ड्रॉ फ्रॉम बैंक कितना, 1,000 रुपया विड्रॉ किया और ऑफिस यूज के 1,000 बैंक से विड्रॉ किया। 7/5 को कंपनी ने क्या किया, इशू अ चेक टू राम ₹10,000। यहाँ पे राम को एक चेक इशू किया, बट यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं कि राम ने उसको प्रेजेंट किया कि नहीं प्रेजेंट किया। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम मानेंगे कि राम ने पैसा बैंक से प्रेजेंट करके बैंक से पैसा ले लिया, क्लियर। बट यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि उसने पैसा अभी नहीं लिया, क्लियर। नेक्स्ट 8 तारीख को क्या किया कंपनी ने, एक स्कूटर परचेज किया। 8 तारीख को क्या किया, एक स्कूटर, 8/5/23, 8/5/23 को बाई ए स्कूटर ₹40,000 एंड पेड बाई चेक। अब यहाँ पे कंपनी ने एक चेक, तो चेक से पेड किया 40,000, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा एजम्पशन है ना, जब तक कि कुछ ना लिखा हो तो ये एजम्पशन मानते हैं कि वो चेक जो है, जो सामने वाला बंदा जिसको चेक दिया गया उसने बैंक में उससे भंजा लिया, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था। चलो इससे हम लोग बनाते हैं पहले कैश बुक, और फिर सॉरी फ्रेंड्स, मेरे से क्वेश्चन को लिखने में यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं लिखा हूँ तो आपको जो रिकॉर्डिंग मिलेगा तो यहाँ पे सारे में क्या क्या 5 मिलेगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। आप यहाँ पे सिर्फ
5 के जगह पे 4 कंसीडर करना है। जितना भी आपको मैंने यहाँ पे लिखा है 5 के जगह पे क्या करना है, 4 कंसीडर करना है। मतलब 5 4 2023, 6 4 2023, 7 4 2023 और 8 5 2023। तो जहां जहां भी अगर ये इसको 5 कंसीडर किया है उसको आपको 4 कंसीडर करके करना है। ठीक है, बनाएंगे पासबुक का, फिर रिकंसिलेशन। सबसे पहले बात करते हैं कैश बुक। ठीक, डबल कॉलम हम बना रहे हैं, है ना, ताकि आप समझ पाए कैसे मैं इसको बना रहा हूँ। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो और अमाउंट। अमाउंट में कितना है, कैश और बैंक। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो और अमाउंट। अमाउंट में क्या है, कैश और। सबसे पहले आप 1 तारीख को देखो, जा करके 1 तारीख को आप देखो, है ना। 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख। बैंक कॉलम में देखो कर रहा है ओपनिंग बैलेंस इन बैंक 1 लाख। तो बैंक में 1 लाख है, तो मेरे पास अगर कैश बुक की बात करो तो कैश बुक में 1/4/2023 को टू बैलेंस BD, मैं बैंक कॉलम में कितना होगा मेरे पास, 1 लाख। चलो मैं पासबुक बाद में जाते हैं, है ना। यहाँ पे 1 लाख रुपये, ठीक, 1 लाख का डेबिट बैलेंस है। तो बैंक कॉलम है ना कि कैश कॉलम। मेरे पास कैश में नहीं है, बैंक में पैसा है। तो बैंक में पैसा कि मैं अपने बैंक कॉलम में शो करूंगा 1 लाख मेरे पास है। क्लियर है। फिर कह रहा 2 तारीख को कि कंपनी ने एक कैश डिपॉजिट किया, कितना, 10,000 में। अगर कैश डिपॉजिट करेंगे तो देखो मैं यहाँ पे कैश का लेजर भी एक साथ बना रहा हूँ और बैंक का लेजर भी एक साथ बना रहा हूँ। ठीक, तो कंपनी में अगर कैश डिपॉजिट करेंगे तो कैश बढ़ेगा, है ना। सॉरी, कंपनी में कैश डिपॉजिट करेंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे, मेरा कैश घटेगा। कैसे घटेगा मैं अभी बताता हूँ। कैश घटेगा और बैंक में पैसा बढ़ेगा, है ना। जैसे कंपनी जब अपने यहाँ से पैसा क्या करेगी, बैंक अपने बैंक अकाउंट में जमा करेगी। ठीक, यहाँ से कैश इसके पास से जाएगा और कहाँ पे कैश जाएगा, उसके खाते में, कंपनी के बैंक अकाउंट में। देखो बैंक अकाउंट में तो बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक, लेकिन कंपनी से कैश घट जाएगा। तो एंट्री क्या बनाएगा कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये पता है कि आपको एंट्री आता है, ठीक है ना। जिस ये उस बच्चे के लिए अगर किसी को एंट्री में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए मैंने इसको समझा दिया। ठीक, तो अब अगर आप इसको पोस्टिंग करो तो देखो बैंक मेरा क्या है, डेबिट में है ना, और कैश मेरा क्रेडिट में है। तो देखो बैंक डेबिट में तो मैंने डेबिट 10,000 लिख दिया और कैश मेरा क्रेडिट में तो मैंने क्रेडिट में 10,000 लिख दिया। ठीक, आपको पता है कि जिसका अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट साइड में कैश में अमाउंट लिखा हूँ तो बैंक यहाँ पे लिखूंगा। अब जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग भी देखिए तो वही आएगा। ठीक है, 2/4/2023 को यहाँ पे बैंक कॉलम लिखा हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैश। क्लियर, होप सो आपको क्लियर होगा। ठीक है, ये कितना था, 2/4/2024। नेक्स्ट 3 तारीख को क्या था, 3 तारीख को था, आप एक बार ऊपर जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना, बैक करके, या फिर मैं दिखा देता हूँ। 3 तारीख को था एक राम से चेक कलेक्ट किया 6,000 का। ठीक, बट कंपनी का अकाउंटेंट उसको बैंक में भेजा ही नहीं। तो देखो बैंक में नहीं भेजा बट कैशबुक में तो रिकॉर्ड किया ना, चेक रिसीव किया। तो चेक किससे रिसीव किया है, राम से 6,000 का। बैंक कॉलम इसमें लिख दिया होगा। एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक, क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक, 4 तारीख को कंपनी ने रेंट पेड किया चेक से। देख लो ना, कंपनी ने 4 तारीख को रेंट पेड किया चेक से, बाई रेंट। इससे पे किया चेक से, तो पैसा कहां से जाएगा, बैंक बैलेंस से। ठीक है, 5 तारीख को कंपनी ने सोहन को एक चेक इशू किया था। सोहन को एक चेक इशू किया था। एक चेक इशू करेगा कितना का, 15,000 का। मेरा बैंक बैलेंस घट जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, इशू अ चेक टू द सोहन रुपये 15,000। तो कंपनी का अकाउंटेंट उसको क्या करेगा, अपने कैशबुक में रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट साइड, बट उसको सोहन ने उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। ठीक है ना, तो इसका मैं डिस्कशन अभी पासबुक में करूंगा। ठीक है, कि सोहन ने अगर बैंक में प्रेजेंट नहीं किया तो क्या पासबुक में उसका एंट्री होगा कि नहीं होगा। बैंक वाला जो मेरा बैंक है एक्सिस बैंक, क्या उसका एंट्री करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, बट कैशबुक में तो एंट्री सोहन, जो मिस्टर मेरा राज था अकाउंटेंट, वो तो एंट्री कर दिया होगा। ठीक है, फिर 6 तारीख को, 6/5 को देखो, 6/5 को क्या है, अमाउंट विड्रॉ किया बैंक से 1,000 फॉर ऑफिस यूज। जब बैंक से 1,000 रुपये विड्रॉ करेंगे ऑफिस यूज के लिए तो एंट्री क्या करेंगे, मेरा बैंक से पैसा निकल रहा है ना, कैश टू
बैंक। अब देखो बैंक क्रेडिट है, मतलब बैंक से 1000 रुपये पैसा निकल रहा है, 1000 रुपये यहाँ हम क्या करेंगे, पैसा को क्रेडिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे बाई कैश। और कैश मेरे पास आ रहा है ना, यहाँ पे कैश को 1000 डेबिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू बैंक। कि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसका कॉलम, उसके कॉलम में उसका नाम नहीं आता है ना, उसके हम अकाउंट या लेजर बनाते हैं उसका लेजर में उसका नाम नहीं आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। और एंट्री में मैंने बना दिया है, एंट्री के अकॉर्डिंग आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और लास्ट है, सॉरी ये 6 तारीख था ना, हाँ अमाउंट इशू किया था 6 तारीख, सॉरी ये 6 तारीख है। 7 तारीख को क्या है, कंपनी ने एक चेक इशू किया राम को। देखो कंपनी ने एक चेक इशू किया राम को 10,000 का, ठीक। जब चेक इशू किया राम को, मेरा अकाउंटेंट क्या करेगा, उसको बुक करेगा भाई राम, हाँ 10,000, ठीक। ठीक यहाँ पे सब चेक से था इसलिए मैंने सिर्फ बैंक में लिखा ना कि कैश में, ठीक है। और लास्ट कर रहा है 8 तारीख को कंपनी ने एक स्कूटर खरीदा है चेक से। देखो एक स्कूटर खरीदा है चेक से, पेमेंट किया है 40,000 का, हम यहाँ पे भी लिखेंगे बाई, हाँ 40,000। होप सो आपको समझ में आ गया, नहीं तो फिर मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि कैश बुक पेमेंट डेबिट में कैश कॉलम में क्या लिखते हैं, अगर कैश में पैसा आ रहा है तो कैश बुक के डेबिट कॉलम में कैश में लिखेंगे, ठीक। अगर चेक से पैसा कंपनी में आ रहा है तो हम उसको बैंक कॉलम में लिखेंगे। तो देखो बैंक कॉलम में 1 लाख तो पहले से ही था ओपनिंग, है ना, 1 लाख पहले से ही था ओपनिंग। फिर कंपनी ने एक कैश जमा किया था बैंक में, कैश जमा किया था और राम से एक चेक रिसीव किया था, ठीक। तो मैंने डेबिट में लिख दिया। क्रेडिट में क्या क्या लिखा, कंपनी ने एक रेंट पेड किया था चेक से, तो देखो क्रेडिट में लिखा रेंट पेड किया। सोहन को चेक इशू किया था तो बैंक से चेक से इशू किया था सोहन को, तो बैंक में लिखा। फिर 1000 विड्रॉ किया था कंपनी ने बैंक से ऑफिस यूज के लिए, तो उसको 1000 को लिखा बैंक में, ठीक। फिर राम को इशू किया चेक 10,000 का और एक स्कूटर परचेज किया चेक से, ठीक है। तो होप्स आपलोग लोग को समझ में आ गया हो। अब इसका बैलेंसिंग फिगर करते कितना आ रहा है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1,16,000, ऐड करके देख लीजिए 1,16,000 आ रहा है ना, और ये आएगा 1,16,000। अब इसको बैलेंसिंग फिगर करेंगे, 1,16,000 माइनस 1,000 माइनस 15,000 माइनस 1,000 माइनस 10,000 माइनस 40,000। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो बैलेंस आ रहा है वो 49,000 का बैलेंस आ रहा है। ये कौन सा बैलेंस है, ये आपका डेबिट बैलेंस है। सॉरी मैंने यहाँ पे डेट थोड़ा सा गलत कर दिया, 5-5 लिख दिया, ये 4-4 होगा, है ना, तब 4 होगा, 4-4-4, ठीक है। 30/4 को मेरे पास जो बैलेंस बच रहा है बाई बैलेंस CD वो बच रहा है 49,000, ठीक। तो ये मेरा कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। तो आप लिख सकते हैं 1/5/2023 को टू बैलेंस BD 49,000, बैंक कॉलम में 49,000 का डेबिट बैलेंस। अब कैश बुक ऐड कीजिए, कैश बुक कितना आ रहा है, आप इधर देखिए कैश बुक में आ रहा है 10,000 का बैलेंस, यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो 10,000 आ रहा है, ठीक। अब बट इसका जो बैलेंस आ रहा है वो 9,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, 9,000 का क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/5 को बाई बैलेंस BD, हाँ 9,000। बट आपको BRS करते समय पे, मैंने कैश बुक तो समझा दिया आपको बनाने के लिए, लेकिन BRS करते समय पे आपको इस कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है, BRS करते समय पे इस कैश कॉलम से कोई मतलब नहीं है, तो आपको इसको कोई मतलब नहीं है प्लीज, ठीक है। और BRS करते समय पे हम वही एंट्री को फोकस करेंगे जो दोनों में मिसमैच हो। अगर दोनों में मिसमैच, जैसे कैश बुक और पासबुक में जो एंट्री मैच है ना, उसको BRS करते समय पे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब जो एंट्री कैश बुक में भी रिकॉर्ड किया गया, जो एंट्री पासबुक में भी रिकॉर्ड किया गया, उसको BRS करते समय पे इग्नोर करेंगे। लेकिन जो एंट्री कैशबुक में किया गया और पासबुक में नहीं किया गया, या फिर जो एंट्री पासबुक में किया गया कैशबुक में नहीं किया गया, इसी को हम यूज करेंगे BRS करने के लिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग बनाते हैं पासबुक, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर होगा, एक बार आप देख लो, ठीक है। अब बात करते हैं पासबुक का। पासबुक में हम लोग ने कितना कॉलम बनाया था, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट का मतलब विड्रॉ या पेमेंट, क्रेडिट का मतलब डिपॉजिटेड, एंड बैलेंस। आपने देखा था कि 1/4/2023 को
मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 1,00,000 रुपये। 1,00,000 का डेबिट बैलेंस क्या था या क्रेडिट था, बैंक के अकॉर्डिंग क्रेडिट होता है फेवरेबल, और यहाँ पे मैंने देखो डेबिट बैलेंस लिखा था, देखो यहाँ पे डेबिट इक्वल टू बैंक में क्रेडिट, ठीक है। दूसरा क्या किया था मैंने, ट्रांजेक्शन बैंक में पैसा जमा किया था, देखो बैंक में पैसा जमा करोगे तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या था, 2 तारीख को, 2/4/23 को तो कैश जमा किया, हाँ 10,000 क्रेडिट करेगा तो मेरा यहाँ पे बैलेंस होगा 1,10,000 क्रेडिट। तीसरा मैंने 3 तारीख को क्या किया था, 3 तारीख को हुआ क्या है कि कंपनी ने चेक इशू किया था, सॉरी कंपनी ने चेक कलेक्ट किया था राम से 6,000 का, कंपनी ने तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट कंपनी का जो अकाउंटेंट था उसको बैंक में कलेक्शंस के लिए भेजा ही नहीं। तो क्या बैंक को सपने आएंगे क्या कि मेरे पास 6,000 का चेक आएगा तो मैं उसको क्रेडिट करूंगा, नहीं। जब उसके पास पहुंचा ही नहीं तो बैंक ने इस डेट को तो कोई एंट्री ही नहीं किया होगा अपने बुक में, है ना। बैंक ने इस डेट को कोई भी एंट्री नहीं किया होगा, जिसके कारण अब देखो ये एंट्री नहीं हुआ तो ये गड़बड़ी हो गया ना, है ना, ये एंट्री मिसमैच हो गया, जिसके कारण मेरा अभी जो बैलेंस आएगा पासबुक का वो 1,10,000 ही आएगा। होप सो आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। 4 तारीख को 4/4/23 को कंपनी ने क्या किया, रेंट पेड किया था चेक से, कितने का, 1,000 का। अब बताओ रेंट पेड किया, पेमेंट किया या फिर विड्रॉ किया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ पे बैलेंस कितना आएगा, 1,09,000 का क्रेडिट बैलेंस, देख लो 4 तारीख को कंपनी ने रेंट पेड किया। तो आप लोगों को क्वेश्चन भी याद हो गया और कितनी बार आप लोग देख रहे हैं, है ना। फिर 5 तारीख को कंपनी ने सोहन को एक चेक इशू किया 15,000 का, ठीक, बट सोहन ने उसको प्रेजेंट नहीं किया। देखो ऊपर में था कि बैंक का अकाउंटेंट ने उसको प्रेजेंट नहीं किया तो मेरे अकाउंट में आया नहीं। अब यहाँ पे मैंने तो चेक इशू कर दिया था सोहन को, बट सोहन ने प्रेजेंट नहीं किया तो मेरे अकाउंट से घटा नहीं, मतलब कि अकाउंट में एंट्री ही नहीं हुआ। 5 तारीख को ही बैंक ने कोई एंट्री नहीं किया होगा। देखो इस एंट्री के नहीं होने के कारण 2 गलतियां पता चल गया, है ना। इस एंट्री के नहीं होने के कारण मेरा जो बैलेंस है कैशबुक और पासबुक में वो मिसमैच आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। 6 तारीख को अमाउंट विड्रॉ किया बैंक से 1,000 ऑफिस यूज के लिए। अब बताओ 1,000 विड्रॉ करेंगे ऑफिस यूज के लिए, हम क्या कर, मेरा बैंक क्या करेगा, डेबिट करेगा ना, कैश, भाई कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे बैलेंस क्या आएगा, 1,08,000। अब 7 तारीख को क्या किया मैंने, एक राम को चेक इशू किया था, किसको, राम को एक चेक इशू किया था। अब मेरा यहाँ पे एजम्पशन देखो 7 तारीख को एक चेक इशू किया राम को 10,000 का। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि राम ने उस चेक को प्रेजेंट किया कि नहीं किया, तो जब तक कुछ ना लिखा हो तब तक ये एजम्पशंस मानना कि अगर कंपनी ने किसी को चेक इशू किया है तो वो इमीडिएटली उसको बैंक से पैसा निकाल लिया, उसने इमीडिएटली पैसा निकाल लिया। लेकिन अगर कंपनी के पास पैसा चेक आया है, ठीक है ना, जब कंपनी के पास चेक आया और कुछ भी ना लिखा हो कि चेक उसको प्रेजेंट किया कि नहीं, तो ये आपका एजम्पशन होगा कि जो चेक आया है वो उसने बैंक में जमा नहीं किया, अगर कुछ ना लिखा हो तो, ठीक। लेकिन अगर कंपनी ने चेक इशू किया है, ठीक, और कुछ भी ना लिखा हो कि उसने प्रेजेंट किया नहीं, तो ये आपका एजम्पशन होना चाहिए उसने प्रेजेंट कर दिया और उसने पैसा बैंक से निकाल लिया। तो यहाँ पे कितना था, 10,000 का पैसा उसने निकाल लिया। कितना बैलेंस आ रहा है, 98,000, ठीक है। और 8 तारीख को भी कंपनी ने एक स्कूटर खरीदा था और उसको चेक दिया था, ठीक है ना, उसको एक चेक दिया था 40,000 का, तो उसने क्या हो गया, भजा लिया होगा तुरंत। यहाँ पे जो मेरा बैलेंस आ रहा है वो 58,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं यहाँ पे कैशबुक बना रहा था तो कैशबुक में बैंक कॉलम में 49,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, ठीक। और जब मैं पासबुक बना रहा हूँ पासबुक में 58,000 का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ले लेता थोड़ा सा, है ना, बैलेंस एज पर कैशबुक इक्वल टू 49,000 का डेबिट बैलेंस और बैलेंस एज पर पासबुक इक्वल टू 58,000 का क्रेडिट बैलेंस। अब देखो ये भी बैलेंस फेवरेबल है, ये भी बैलेंस फेवरेबल है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ठीक, ये तो प्रॉब्लम नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 58 है। अब ये दोनों मिसमैच हो गया। अब इस मिसमैच को मैच करना ही बीआरएस कहलाता है। इस मैच को अगर आप मैच कर दिए तो आपने बीआरएस किया, ठीक है। तो मैच करने के लिए सीखते हैं, ठीक। तो कैसे हम क्या करेंगे, बीआरएस बनाएंगे, मतलब हाउ टू प्रिपेयर
बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। थोड़ा बहुत मैं इस क्लास में अभी कॉन्सेप्ट डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है ना। कि अगर इफ कैश बुक का जो बैलेंस गिवन है ना, कैश बुक का जो बैलेंस गिवन है वो फेवरेबल बैलेंस है। क्या है? फेवरेबल, मतलब डेबिट बैलेंस है। इफ कैश बुक का जो बैलेंस गिवन है वो फेवरेबल है। क्या है? फेवरेबल मतलब डेबिट बैलेंस है। और मुझे कैश बुक से पासबुक पे जाना है। किस पे जाना है? पासबुक पे जाना है, मतलब कैश बुक से पासबुक पे मैच करना है। इस सिचुएशन में प्लीज याद रखना कि अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हो और कैश बुक से पासबुक पे जाना है, इस सिचुएशन में उस ट्रांजेक्शन के कारण, जो ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हुआ उस ट्रांजेक्शन के कारण पासबुक में क्या इंपैक्ट हुआ उस इंपैक्ट को देखेंगे। उस ट्रांजेक्शन के कारण पासबुक अगर बढ़ा होगा तो हम बढ़ा देंगे, ऐड करेंगे बीआरएस करते समय पे। अगर पासबुक घटा होगा तो बीआरएस करते समय पे हम लोग लेस करेंगे। क्लियर? दूसरा, इफ पासबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक, पासबुक का जो बैलेंस है वो फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब ट्रेड बैलेंस है। और पासबुक से कैशबुक पे आना है। पासबुक से कहां पे आना है? कैशबुक पे आना है। अगर ये फेवरेबल बैलेंस दिया है और पासबुक से कैशबुक पे आना है, तो उस ट्रांजेक्शन में, जिस ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम हुआ है उस ट्रांजेक्शन से देखेंगे कि कैशबुक पे क्या इंपैक्ट हुआ है। अगर उस ट्रांजेक्शन से कैशबुक बढ़ रहा हो तो हम बढ़ा देंगे, और घट रहा होगा तो घटा देंगे। होप सो आप लोगों को क्लियर हो। अगर नहीं भी हुआ है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? अब हम यहाँ पे बीआरएस करते हैं। देखो, आपका जो बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैशबुक, बैलेंस एज पर कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ था? 49,000। मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया कि कितना बैलेंस आया है कैशबुक का। देखो, कैशबुक का मेरा फेवरेबल बैलेंस आया 49,000, ठीक। और मुझे मैच किससे करना है? मुझे मैच करना है कैशबुक से पासबुक पे। मुझे पासबुक पे लाना है। कहाँ पे लाना है? पासबुक पे लाना है। और पासबुक का बैलेंस कितना है? 58,000। अब देखो, यहाँ पे आपको पता है कि फेवरेबल, बट आप नहीं लिखो फेवरेबल है कि अनफेवरेबल, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिक मैं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये बैलेंस ना दिया हो। ठीक, चलो ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि मुझे नहीं पता ये बैलेंस कितना है। क्लियर? होप सो आप लोगों को क्लियर होगा ये बैलेंस कितना है, ठीक है ना। तो कितना बैलेंस आता है एडजस्टमेंट करने के बाद, तो कुछ हम यहाँ पे ऐड करेंगे और कुछ यहाँ पे लेस करेंगे। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे अकाउंटिंग नहीं है, यहाँ पे क्या ऐड करेंगे और क्या लेस है करेंगे यही हम लोग को सीखना है, बट वो लॉजिकल सीखना है। देखो, अब आपको कैशबुक और पासबुक में जाके देखना है कि कौन सा मिस्टेक हुआ है, कौन सा एंट्री मिसमैच हुआ है। अब देखो, ये 1 लाख का एंट्री है ना, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये 1 लाख का एंट्री डेबिट है, तो आप यहाँ देखो पासबुक में ये 1 लाख का एंट्री क्रेडिट है। क्लियर? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मेरे मिसमैच नहीं। फिर ये एक 10,000 का एंट्री डेबिट है कैश में, तो यहाँ पे 10,000 एंट्री क्रेडिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो, ये 6,000 का एंट्री डेबिट है, तो यहाँ पे क्या ये 6,000 का एंट्री हुआ है? नहीं, ये एंट्री नहीं हुआ है। इस पे हम लोग 6,000 पे फोकस करेंगे। क्लियर? फिर क्रेडिट में देखते हैं। फिर बैंक को देखेंगे, कैश बुक से मैंने पहले बताया कोई मतलब नहीं है। देखो, ये 1,000 का क्रेडिट हुआ, तो क्या बैंक में ये डेबिट हुआ है? देखो, बैंक में ये डेबिट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये 15,000 क्रेडिट हुआ है, क्या बैंक में डेबिट हुआ है? नहीं, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम 15,000 को देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, ये 1,000 क्रेडिट हुआ, तो क्या यहाँ पे डेबिट हुआ है? यहाँ देखो डेबिट हुआ है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 10,000 यहाँ पे क्रेडिट हुआ है और 40,000 क्रेडिट हुआ है, तो हम लोग 10,000 डेबिट किए हैं और 40,000 डेबिट किए। मतलब हमको 2 एंट्री में प्रॉब्लम है, उस 2 एंट्री के कारण मेरा बीआरएस मिसमैच हो रहा है, तो हम लोग उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, चलो देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं लॉजिकल बताऊंगा, कुछ भी ऐड और लेस कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ, रटना नहीं है, ठीक है। तो लेट से एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि कैशबुक में कुछ बैलेंस है और पासबुक में कुछ बैलेंस है। कैशबुक में कुछ बैलेंस है और पासबुक में कुछ बैलेंस है। देखो, जो भी प्रॉब्लम है ना, जितना भी प्रॉब्लम, जैसे जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस में है? इस 6,000 के अमाउंट, ठीक। इस 6,000 के अमाउंट से बड़ा अमाउंट ही हमको कंसीडर करना है। 6,000 के अमाउंट से बड़ा अमाउंट दोनों में कंसीडर करना है। लेट से कि कैशबुक में जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है, बाई बैलेंस बीडी डेबिट बैलेंस है, वो लेट से 10 है। ये मेरा एजम्पशन है, ठीक है ना। जितना भी प्रॉब्लम हुआ होगा, जितना भी गलतियां होगा, उससे आपको ये बड़ा मानना है, ठीक है ना, हमेशा। तो ये मेरा एजम्पशन है कि कैशबुक में डेबिट बैलेंस 10,000 है और पासबुक में 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक। तो ये तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं ना,
कैशबुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल होता है, ठीक है ना, तो ये दोनों नील हो गया, बीआरएस करने की जरूरत नहीं है। बट आप देखो प्रॉब्लम क्या था कि कैशबुक में क्वेश्चन क्या था कि कैशबुक मैंने उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, देखो 6000 का एंट्री मैंने कैशबुक में कर दिया था, ठीक, तो जिसके कारण मेरा कैशबुक तो बड़ा हुआ है, कैशबुक में एंट्री कर दिया तो कैशबुक बड़ा हुआ है, बट पासबुक में वो एंट्री नहीं हुआ तो पासबुक क्या है, घटा होगा। तो देखो अगर मैं इस 6000 का एंट्री करता हूं मैं कैशबुक में, है ना, इस 6000 का एंट्री, क्वेश्चन क्या था, पॉइंट क्या था कि कंपनी ने एक चेक रिसीव किया राम से, तो राम से चेक रिसीव किया होगा तो 6000 को उसने कंपनी का अकाउंटेंट क्या किया था, डेबिट किया था कैशबुक में, है ना, टू राम। इस अकेले ट्रांजेक्शन के कारण, इस ट्रांजेक्शन के कारण क्या इंपैक्ट हो रहा है वो देखना है, ठीक, इस ट्रांजेक्शन के कारण मेरा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा बाई बैलेंस सीडी आएगा वो आएगा 16,000 रुपया क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, डेबिट बैलेंस मेरा कैशबुक का, क्लियर। अब बताओ कि क्या ये ट्रांजेक्शन पासबुक में एंट्री हुआ है, नहीं, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं हुआ था, यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा होगा कितना आ रहा होगा, 10,000 का क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कैशबुक से पासबुक पे जाना है, कैशबुक से पासबुक पे जाना है और कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ, कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, इस सिचुएशन में उस ट्रांजेक्शन से देखेंगे कि पासबुक पे क्या इंपैक्ट हुआ है, अगर पासबुक बढ़ रहा होगा तो बढ़ाएंगे और घट रहा होगा तो घटाएंगे। तो देखो इस ट्रांजेक्शन से पासबुक पे क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो पासबुक मेरा अभी 10,000 शो कर रहा है और कैशबुक कितना कर रहा है, 16,000। मीन्स आप देख रहे होंगे कि पासबुक मेरा 6,000 से कम है, क्या है, पासबुक 6,000 से कम है, हम भी क्या करेंगे 6,000 लेस कर देंगे, क्या करेंगे 6,000 लेस कर देंगे। होप सो आप लोग को क्लियर हो गया। क्या लिखेंगे, चेक नॉट सेंड टू बैंक फॉर एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 15,000 पे जो गलती हुआ है, क्या गलती हुआ था 15,000 पे, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या, ये वाला पॉइंट कह रहा है चेक इशू किया सोहन को 15,000, तो कंपनी का अकाउंटेंट ने तो उसका रिकॉर्ड कर लिया, देख लो कंपनी का अकाउंटेंट ने 15,000 का तो रिकॉर्डिंग कर लिया, ये देखो, ठीक है ना, कंपनी का अकाउंटेंट इस 15,000 का तो रिकॉर्डिंग कर लिया है ना, बट बैंक में उस जो सोहन ने बैंक में उसको प्रेजेंट नहीं किया तो यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, यहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग एग्जाम्पल सब समझते हैं। लेट से जितना कितना अमाउंट है 15,000 है ना, तो हम बड़ा अमाउंट लेंगे, लेट से 20,000, ठीक। तो कैशबुक में मेरा बैलेंस जो है, डेबिट बैलेंस जो है, बैलेंस बीडी है 20,000, ठीक, और पासबुक में जो मेरा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है 20,000। होप सो आपको क्लियर है। अब एक चेक इशू किया था कंपनी का अकाउंटेंट, उसको रिकॉर्ड कर लिया, सोहन को एक चेक इशू किया था, ठीक है ना, तो कंपनी का अकाउंटेंट उसको रिकॉर्ड कर लिया कितना, 15,000। अब बताओ इसके अकॉर्डिंग मेरा बैलेंस सीडी कितना बच रहा है, 5,000। क्या यहाँ पे एंट्री हुआ था पासबुक में, नहीं, पासबुक में इस ट्रांजेक्शन का कोई भी एंट्री नहीं हुआ, तो बताओ पासबुक में अभी भी तो बैलेंस 20,000 ही शो कर रहा होगा ना, पासबुक में अभी भी बैलेंस शो कर रहा है कितना, 20,000। अब देखो इस ट्रांजेक्शन से मेरा पासबुक पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इस ट्रांजेक्शन से आप देखो कैशबुक में 5,000 का बैलेंस शो कर रहा है और पासबुक में 20,000 का बैलेंस शो कर रहा है, मतलब पासबुक आपका 15,000 से बढ़ा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। चेक नॉट प्रेजेंटेड, चेक नॉट प्रेजेंटेड बाई कितना, 15,000। अब ऐड लेस करके देखो, होप सो आपका आंसर 58,000 आ रहा होगा, 49 प्लस 15 माइनस आ गया ना 58। अब ये 58 तो आ गया, ठीक, ये 58 आ गया। अब 58 को अगर आप एडलेस करने के बाद अगर कैलकुलेटर पे ये पॉजिटिव आ रहा है, देखो आपने इसको भी पॉजिटिव लिखा है, अगर एडलेस करने के बाद ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक, तो देखो ये पॉजिटिव बैलेंस क्या था, फेवरेबल बैलेंस, ये भी पॉजिटिव बैलेंस तो फेवरेबल बैलेंस ही होगा ना, क्या होगा, फेवरेबल। तो बताओ पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, तो पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। होप सो आप लोग को, देखो फ्रेंड्स अभी तुम्हारा जो बैलेंसिंग आ रहा है वो कैशबुक के अकॉर्डिंग 49,000 का फेवरेबल बैलेंस आ रहा है, ठीक, और पासबुक के अकॉर्डिंग 58,000 का फेवरेबल बैलेंस, मतलब यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है पासबुक के अकॉर्डिंग और कैशबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस आ रहा है। मैंने यहाँ पे दोनों कैलकुलेट करके देखो, पासबुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 58,000 के को, है ना, और यहाँ पे कैशबुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा 49,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब इसको रिकनसाइल करना है, तो हम कैसे, क्योंकि रिकनसाइल कैसे करना है,
वो वही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि कैसे रिकंसिलेशन करना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया को रिकंसिलेशन क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बैलेंस डेबिट और क्रेडिट तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे बैलेंस डिफरेंस आ रहा है, इसलिए मुझे रिकंसिलेशन करना पड़ जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। सबसे पहले मैं बेस ले रहा हूँ बैलेंस एज पर कैश बुक का। ठीक है, बेस जो ले रहा हूँ मैं वो बैलेंस एज पर कैश बुक का बेस लेकर के बता रहा हूँ। तो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, फेवरेबल बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस है, कितना 49,000 का। अब बताओ कैश बुक से मुझे कहाँ पे पहुँचना है, कैश बुक से मुझे पासबुक पे पहुँचना है। और मैंने बताया था कि अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है ना, कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है और मुझे पासबुक पे पहुँचना है, तो इस सिचुएशन में उस ट्रांजेक्शन से, जो ट्रांजेक्शन मिसमैच हो रहा है उस ट्रांजेक्शन से पासबुक पे क्या इंपैक्ट होता है। अगर पासबुक बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे और घट रहा है तो घटा देंगे। होप सो क्लियर है। अब एक एक देखते हैं। अब देखो मिसमैच ट्रांजेक्शन कौन कौन सा है, तो आपको मिसमैच ट्रांजेक्शन को ही फोकस करना है। तो मैंने बोला था यहाँ पे देखो राम का कैशबुक में एंट्री किया गया 6,000 का। ठीक, कैशबुक में राम का 6,000 की एंट्री किया गया। क्या पासबुक में, तो कैशबुक में डेबिट है ना, तो पासबुक में क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। क्या पासबुक में इसका एंट्री हुआ है, नहीं। देखो पासबुक में इसका क्रेडिट एंट्री नहीं हुआ, ये मैंने बताया था, ये इसको रिकंसिलेशन करना है। ठीक, दूसरा एंट्री क्या नहीं हुआ था, दूसरा एंट्री देख लेते हैं। कैशबुक में इस 15,000 को क्रेडिट में एंट्री किया गया। क्या कैशबुक पासबुक में इसका डेबिट में एंट्री किया गया है, देखो 15,000 यहाँ पे एंट्री नहीं किया गया। तो ये दोनों को हमको रिकंसिलेशन करना है। तो इसके कारण मुझे किससे मैच करना है, कैशबुक से पासबुक पे जाना है। उस ट्रांजेक्शन के कारण मेरा पासबुक पे क्या इंपैक्ट हो रहा है उसको हमको कंसिडर करना है। तो लेट से पहला क्या था, पहला पॉइंट था, पहला देखो क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इस ट्रांजेक्शंस को मैंने कैशबुक में तो रिकॉर्ड किया बट पासबुक में नहीं किया था, जिसके कारण मेरा पासबुक पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन से। देखो चेक कलेक्टेड फ्रॉम द राम, चेक कलेक्टेड किया राम से, तो कैशबुक में तो रिकॉर्ड कर दिया बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक में भेजा ही नहीं कलेक्शन के लिए, तो बैंक को तो सपने आएंगे नहीं, है ना, तो वो क्रेडिट नहीं करेगा, जिसके कारण मेरा क्या मिसमैच हो रहा है पासबुक में वो हम देखते हैं। देखो लेट से बैलेंस कितना मिसमैच हो रहा है 6,000, तो जितना ये बैलेंस दिया ना उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हमको एजम्पशन मानना है। तो मान लेते हैं कैशबुक में आपका फेवरेबल मतलब टू बैलेंस बीडी, आपका एजम्पशन ये देखो टू बैलेंस बीडी कितना 10,000, गलती कितना हुआ था 6,000 का गलती हुआ था, तो मैंने इसे थोड़ा ज़्यादा मतलब 10,000 का अप्रॉक्स माना है। अब ये 10,000 का बैलेंस डेबिट है, ये एजम्पशन मेरा, प्लीज मैं बता दे रहा हूँ, ये जो 10,000 मान रहा हूँ ना टू बैलेंस बीडी, ये मेरा एजम्पशन है कि कैशबुक के अकॉर्डिंग 10,000 का डेबिट बैलेंस है और पासबुक के अकॉर्डिंग 10,000 का क्रेडिट बैलेंस है। ठीक, अब देखो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग मैथ्स में एजम्पशन मानते हैं ना, मैथ में एजम्पशन मानते हैं एक्स मान करके, ठीक है ना, तो कोई भी प्लस माइनस प्लस जो हम लोग मैथ में करते हैं प्लस और इक्वल टू प्लस, ठीक है ना, ये माइनस इक्वल टू माइनस, तो उसी टाइप से यहाँ पे आपका 10,000 का डेबिट बैलेंस, 10,000 का यहाँ पे डेबिट बैलेंस और 10,000 का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दोनों क्या है, इक्वल है। अब देखते हैं इस ट्रांजेक्शन के कारण, इस 6,000 के ट्रांजेक्शन के कारण मेरा क्या इंपैक्ट पड़ा है। तो कैशबुक में क्या हुआ था, इस ट्रांजेक्शन के कारण राम से चेक कलेक्ट किया, तो कैशबुक में तो यहाँ पे राम का एंट्री कर दिया होगा कितना 6,000 का, तो कैशबुक का जो बैलेंसिंग फिगर बचा वो मेरा कितना बचा 16,000। ठीक, लेकिन पासबुक में क्या ये ट्रांजेक्शन का एंट्री हुआ है, नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये चेक बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा ही नहीं गया था, इसलिए इसका कोई एंट्री नहीं हुआ है। इसके एंट्री नहीं होने के कारण मेरा कैशबुक का जो पासबुक का जो बैलेंस होगा वो कितना होगा 10,000 ही होगा। अब मुझे मैच किससे करना था, देखो कैशबुक से मुझे पासबुक पे जाना था, तो देखो इस ट्रांजेक्शन से, ये 6,000 के ट्रांजेक्शन से पासबुक पे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो कैशबुक का बैलेंस कितना आ रहा है 16,000 आ रहा है और पासबुक का बैलेंस आ रहा है 10,000। तो इस सिचुएशन में मेरा पासबुक घटा हुआ है, कितने से घटा हुआ है 6,000 से घटा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे 6,000 घटा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ कुछ ऐड करते हैं और कुछ लेस करते हैं, तो हम लोग 6,000 से घटा देंगे कितना और लिखेंगे क्या, चेक कलेक्टेड बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब मैंने किसी थर्ड पार्टी से चेक तो कलेक्ट किया बट बैंक में नहीं भेजा कलेक्शंस के लिए, तो यहाँ पे हम क्या उसके कारण इम्पैक्ट क्या हुआ था पासबुक में, तो पासबुक मेरा घटा हुआ तो मैंने भी क्या किया घटा दिया। होप सो आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 15,000 का देखते हैं क्या रहा है, क्या 15,000 में क्या था पॉइंट, क्या रहा है क्या
चेक, कंपनी ने चेक इशू किया किसको? सोहन को। कंपनी ने चेक इशू किया सोहन को, तो कंपनी तो कैश बुक में घटा लिया होगा, लेकिन सोहन उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया, तो फिर सोहन ने उस चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक वाले घटाया होगा क्या? बैंक वाला ने अपने घटाया नहीं होगा। तो इस ट्रांजेक्शन के कारण मेरा क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखो फिर से, लेट से मान लेते हैं कितना था अमाउंट? 15,000 था ना, तो थोड़ा ज़्यादा लेंगे, तो मतलब लेट से कैश बुक में जो बैलेंस है मेरा वो 20,000 का फेवरेबल है। कितना है? 20,000 का फेवरेबल बैलेंस, मतलब टू बैलेंस बीडी कितना है? 20,000। ठीक, और पासबुक में जो मेरा फेवरेबल बैलेंस है वो भी मेरा 20,000 का फेवरेबल बैलेंस, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। अब इस ट्रांजेक्शन के कारण क्या इंपैक्ट हुआ? देखो कैश बुक में मैंने तो चेक इशू किया था, तो जिस पार्टी को इशू किया होगा उस पार्टी का नाम लिखा होगा कैश बुक में। किसको इशू किया होगा? तो सोहन को किया था, तो यहाँ पे सोहन का नाम लिखेंगे, है ना। तो 22 सोहन, कितना? 15,000। अब देखो इसके कारण, इस ट्रांजेक्शन के कारण मेरा बैलेंस सीडी कैश बुक में कितना बच रहा है? 5,000। क्या ये ट्रांजेक्शन पासबुक में हुआ था? नहीं, क्योंकि पासबुक में सोहन ने उस चेक को प्रेजेंट नहीं किया, तो पासबुक को एंट्री नहीं हुआ। इसके कारण मेरा पासबुक का बैलेंस अभी भी 20,000 का 20,000। अब देखो इस ट्रांजेक्शन के कारण, इस ट्रांजेक्शन के कारण मेरा पासबुक में क्या इंपैक्ट पड़ा? देखो मेरा कैशबुक का बैलेंस 5,000 है और पासबुक का बैलेंस 20,000, मतलब मेरा 15,000 से कैशबुक पासबुक बढ़ा हुआ है, तो हम भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। 15,000 क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, होप सो क्लियर है। यहाँ क्या लिखेंगे? चेक इशू, चेक टू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर, नॉट प्रेजेंटेड फॉर, होप सो क्लियर होगा होगा। ठीक है ना। अब इसको एडलेस कीजिएगा, तो देखो एडलेस करने के बाद कितना बैलेंस आ रहा है? तो अगर एडलेस कीजिएगा तो 49,000 प्लस 15,000 माइनस 6,000, तो कितना आ रहा है बैलेंस? 58,000। अब देखो बैलेंस तो मैच हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैशबुक के अकॉर्डिंग 49,000 था, है ना, यहाँ पे, और पासबुक के अकॉर्डिंग 58,000 था। तो मैंने कुछ ऐड किया, कुछ लेस करके, मतलब इसको रिकनसाइल कर दिया। मतलब रिकनसाइल करने के लिए मैं मुझे क्या ऐड करना पड़ा, क्या लेस करना पड़ा, वो चीज़ मैंने यहाँ पे किया, तब जाकर तुम्हारा बैलेंस आ गया 58,000। होप सो क्लियर है। अब बताओ, यहाँ पे मैंने 49,000 को फेवरेबल व्यू में लिखा था, पॉजिटिव व्यू में लिखा था, तो ये मेरा कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस था, ठीक, मतलब डेबिट बैलेंस था। अब देखो यहाँ पे भी एडलेस करने के बाद मेरा पॉजिटिव पैसा बैलेंस आ रहा है, मेरा एडलेस करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो बताओ पासबुक के अकॉर्डिंग पॉजिटिव बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस, बैलेंस क्या होता है? पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? तो पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्या होता है? मेरा क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक के अकॉर्डिंग कौन सा बैलेंस है? तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर बैलेंस अब एज पर द पासबुक भी लिखते हैं, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस ही होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो। प्लीज आपको याद रखना है, कैशबुक के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी नहीं लिखा, जैसे आपने लिख दिया सिर्फ बैलेंस एज पर कैशबुक, सिर्फ आपने लिख दिया बैलेंस एज पर कैशबुक, इसका मतलब आपने क्या लिखा है? डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। क्लियर? अगर आपने सिर्फ ऐसे लिखा है बैलेंस एज पर कैशबुक, तो ये एजम्पशन माना जाएगा कि आपने डेबिट बैलेंस एज पर द कैशबुक लिखा है। अगर आपने ऐसे लिख दिया बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ये आपका एजम्पशन माना जाएगा कि आपने क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है। होप सो क्लियर है, क्योंकि आपका एजम्पशन जो माना जाता है वो माना जाता है फेवरेबल, तो चाहे वो कैशबुक हो चाहे पासबुक हो, दोनों के केस में फेवरेबल माना जाता है। तो मैंने बता दिया कि अगर आप इसको पॉजिटिव में लिख रहे हैं, ठीक, और एडलेस कंप्यूटर पे एडलेस, सॉरी कैलकुलेटर पे एडलेस करने के बाद भी पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे आपने अगर पॉजिटिव को फेवरेबल लिखा है, तो यहाँ पे भी एडलेस करने के बाद पॉजिटिव को फेवरेबल आना पड़ेगा, और मेरा पासबुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। होप सो क्लियर है। अब इसको जस्ट अपोजिट में हम बनाते हैं, ठीक है ना। अपोजिट का मतलब क्या? कि मैं बेस मानता हूं अब कैशबुक नहीं, पासबुक को बेस मानता हूं, ठीक है। तो लेट से देख लेते हैं, इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस था कितना? 58,000। मैंने इसको पॉजिटिव में लिखा है, और मुझे पहुंचना कहाँ पे है? बैलेंस एज पासबुक से कैशबुक पे पहुंचना है। तो मैंने बताया था अगर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस हो और मुझे कैशबुक पे पहुंचना है, तो उस जो ट्रांजेक्शन में जो गलतियां हुआ उस ट्रांजेक्शन से मेरा कैशबुक पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? कैशबुक अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे और घट रहा है तो घटा देंगे। प्लीज याद रखना, अगर मेरा कैशबुक का या फिर पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है और पासबुक से मुझे कैशबुक पे पहुंचना है, तो जो ट्रांजेक्शन में जो गलती हुआ, दो ट्रांजेक्शन में गलती हुआ था, एक तो 6,000 के ट्रांजेक्शन में, एक 15,000 के ट्रांजेक्शन में। इस ट्रांजेक्शन से मेरे कैशबुक पे क्या इंपैक्ट पड़ता है? अगर कैशबुक बढ़ रहा होगा इस ट्रांजेक्शन से तो हम बढ़ा देंगे, और अगर घट रहा होगा तो घटा देंगे। लेट से चलते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन को देखते हैं। पहला 6,000 का जो ट्रांजेक्शन था, इसमें क्या था? चेक मैंने राम से कलेक्टेड किया, चेक मैंने राम से कलेक्टेड किया है, और उस चेक को मैंने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। होप सो यही पॉइंट था, आपको भी पता होगा, ठीक है ना। नहीं तो लो देख लो एक बार, मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन ये तो याद ही हो गया होगा जो मैंने लिखाया है, ठीक है ना। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूं। देखो चेक कलेक्ट किया राम से 6,000, बट उसको
प्रेजेंट नहीं किया, मतलब उसको कलेक्शन के लिए प्रेजेंट नहीं किया, तो इस पर कैसे इम्पैक्ट होगा। देखो मुझे किस पे फोकस रखना है, कैश पे फोकस रखना है। तो मैंने बोला जितना बैलेंस हो तो थोड़ा ज़्यादा मानो, तो मेरा बैलेंस कितना 6000 है, तो लेट से मैं बैलेंस मानता हूँ, बैलेंस बी डी 10,000 रुपया किसका, कैश बुक का, और पासबुक का 10,000 का ट्रेड बैलेंस। होप सो क्लियर है। अब इसके कारण चेक कलेक्ट किया, तो चेक कलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, राम लिखा होगा अपने कैश बुक में 6000 से, तो मेरा कैश बुक कितना है, बैलेंस शीट जो कैश बुक बचा वो मेरा कितना है 16,000 का। क्या पासबुक में ये ट्रांजेक्शन एंट्री हुआ है, नहीं, ये ट्रांजेक्शन का एंट्री पासबुक में नहीं हुआ है, जिसके कारण मेरा बताओ पासबुक का बैलेंस जो है वो कितना है 10,000 का 10,000 आ गया। अब बताओ मुझे किससे मैच करना है, कैश बुक से, क्योंकि पासबुक से कैश बुक पे आना है। अब बताओ इस ट्रांजेक्शन से कैश बुक पे क्या इंपैक्ट पड़ा, कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ है, कितना से बढ़ा हुआ है 6000 से बढ़ा हुआ है, तो हम भी बढ़ा देंगे। होप सो क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग 6000 बढ़ा देंगे, क्या लिखेंगे ऐड करके, चेक कलेक्टेड फ्रॉम राम बट नॉट सेंड टू बैंक, नॉट सेंड बैंक फॉर कलेक्शन, होप सो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट 15,000 का एक पॉइंट था, 15,000 में क्या था कि मैंने एक सोहन को चेक इशू किया था, बट सोहन ने उस चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है ना। मैंने यही पॉइंट है, प्लीज मैंने दिखा, एक बार देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि यही पॉइंट मैंने लिखाया था, चेक मैंने सोहन को इशू किया था, ठीक, बट सोहन ने उस चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो 15,000 का बैलेंस था, तो लेट से मान लेते हैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर कितना है 20,000। प्लीज यहाँ पे जो मैं मानता हूँ हमेशा, ये जो भी मानता हूँ मैं, ये मेरा एजम्पशन होता है, आप भी कोई भी एजम्पशन लिख सकते हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, जो भी लेना लीजिए, बट इस अमाउंट से ज्यादा लेना है। क्लियर। अब कैश बुक के अकॉर्डिंग तो 20,000 मान लिया, पासबुक के अकॉर्डिंग भी कितना होगा 20,000 का क्रेडिट बैलेंस। अब चेक इशू किया, किसको इशू किया था, सोहन को, तो मैंने तो कैश बुक में एंट्री कर लिया, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंसिंग फिगर कितना बचा 5,000। क्या पासबुक में एंट्री हुआ इसका, नहीं, क्योंकि सोहन ने इसको प्रेजेंट नहीं किया, जिसके कारण मेरा बैलेंसिंग फिगर जो पासबुक है वो 20,000 का 20,000 ही रह गया। अब बताओ इस ट्रांजेक्शन से देखो मेरा कैश बुक में क्या इंपैक्ट पड़ा, कैश बुक मेरा घटा हुआ है, कितना से घटा हुआ है 15 से घटा हुआ, तो हम भी घटा देंगे, यहाँ पे लेस करते हैं 15,000, ठीक है, लेस चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर, होप सो क्लियर है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसको एडलेस करके देखिए 49,000 आ जाएगा, 58 + 6 - 15, ये कितना आ गया 49,000। बताओ 49,000 क्या आया मेरा, फेवरेबल बैलेंस आया है। यहाँ पे भी फेवरेबल बैलेंस को मैंने पॉजिटिव में लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एड लेस करने के बाद पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये मेरा क्या आएगा फेवरेबल बैलेंस आएगा। अब बताओ कैश बुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्या है, तो कैश बुक के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस। तो आप इसको लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या फिर आप लिख सकते हैं सिर्फ बैलेंस एज पर कैश बुक 49,000। होप सो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा मैं और डिस्कशन करना चाहता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने एडलेस, यहाँ पे क्या लिखा है पॉजिटिव लिखा है 58,000 का, लेट से मान लेते हैं कैलकुलेटर पे एडलेस करने के बाद ये निगेटिव आ जाता, किसी कारण से ये क्या आता निगेटिव आता कैलकुलेटर पे ऐड करने का, मतलब देखो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो कोई और फिगर होता, ठीक, कोई और फिगर होता, और एडलेस करने के बाद ये मेरा नेगेटिव में आ जाता 49,000 का। प्लीज मैं समझाने की कोशिश करो, प्लीज समझना, यहाँ पे लेट से कोई और फिगर लेते हैं, जिसके कारण ये मेरा एडलेस होने के बाद मेरा जो पॉजिटिव में आ रहा था कैलकुलेटर पे वो आ जाता नेगेटिव में। इस सिचुएशन में क्या होता कि अगर मैंने फेवरेबल बैलेंस को क्या लिखा है पॉजिटिव में लिखा है, फेवरेबल बैलेंस को क्या लिखा है पॉजिटिव में, अब ये मेरा क्या आ गया अनफेवरेबल बैलेंस आ गया, है ना, अनफेवरेबल बैलेंस आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपका ये बैलेंसिंग फिगर नेगेटिव आता है, तो बताओ कैश बुक के अकॉर्डिंग नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है क्रेडिट बैलेंस। इस सिचुएशन में आपको लिखना पड़ता क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। होप सो आपको क्या लिखना पड़ता क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर एडलेस करने के बाद ये नेगेटिव आता, तो नेगेटिव आ रहा है मतलब अनफेवरेबल है, तो अनफेवरेबल कैश बुक के अकॉर्डिंग अनफेवरेबल किसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस को, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। होप सो क्लियर है। यहाँ पे भी आपको समझाता हूँ, लेट से मान लेते हैं यहाँ पे भी वही चीज होता, ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज होता, एडलेस करने के बाद क्या आता नेगेटिव में, ठीक है ना, एडलेस करने के बाद नेगेटिव में आता। मान लेते हैं इस पॉइंट को कोई अलग पॉइंट रखता और इसको एडलेस करने के बाद जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा था ये आ जाता 58,000 का नेगेटिव बैलेंस।
क्या था 58,000 का नेगेटिव। अब बताओ पासबुक के अकॉर्डिंग नेगेटिव बैलेंस क्या होता है, पासबुक के अकॉर्डिंग अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है, अनफेवरेबल मतलब मेरा क्या होता है डेबिट बैलेंस होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। होप सो क्लियर है। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने नेक्स्ट क्लास में यही सब चीज डिस्कशन करना है कि पॉजिटिव में लिखना है कि नेगेटिव में लिखना है, तो आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, मैंने इस क्लास में एक एग्जांपल से देकर के आपको समझाया है। होप सो आपको क्लियर है, और नहीं भी क्लियर तो नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ